Hi guys, my name is Chandrasekhar Barola and these are sessions for Information System Audit. My number is 9899123008. In case of any feedback or in case of any help in and around Delhi, you can contact me in this particular number. तो हम पढ़ रहे थे इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट में हम पढ़ रहे थे एक्सेस कंट्रोल्स, लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स में हमने नॉर्मल एक्सेस कंट्रोल्स के बारे में पढ़ा था। उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सेस कंट्रोल्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में पढ़ा था। फिर उसके बाद डेटाबेस एक्सेस कंट्रोल्स के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हम ऑडिट पढ़ रहे थे, ऑडिट ऑफ एक्सेस कंट्रोल्स या ऑडिट ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। तो उसमें क्या है कि हमने सबसे पहले ये पढ़ा था कि भाई कोई कंपनी में जाते हैं तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है उसका अंडरस्टैंडिंग द बिजनेस ऑफ द कंपनी, अंडरस्टैंडिंग द रिस्क ऑफ द कंपनी, अंडरस्टैंडिंग द डायनेमिक रिस्क असेसमेंट ऑफ द कंपनी। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। तो किसी भी कंपनी में हम ऑडिट करने के लिए जाते हैं या किसी भी एंटरप्राइज में हम ऑडिट करने के लिए जाते हैं तो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है, वो होती है इन्वेंट्री। तो रिस्क मैनेजमेंट में इन्वेंट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसका कंटिन्यूस इन्वेंट्री वेरिफिकेशन होना चाहिए और सारे इंफॉर्मेशन रिसोर्स और जितने भी एसेट्स हैं उनका इन्वेंट्री वेरिफिकेशन होना चाहिए। बहुत से केसेस में क्या होता है कि ये इन्वेंट्री वेरिफिकेशन नहीं होता है। बहुत सारी कंपनीज में फिक्स एसेट रजिस्टर नहीं होता है और फिक्स एसेट रजिस्टर के नहीं होने के कारण एक रीज़न ये भी होता है कि मैन पावर नहीं होती। और बहुत सी कंपनियों में कुछ डिपार्टमेंट्स होते हैं, जो छोटी कंपनी होती है वहाँ पर फिक्स्ड एसेट रजिस्टर रखा ही नहीं जाता है। इसलिए नहीं रखा जाता है कि पिलफरेज हो सके, क्योंकि कंपनी अगर मान लीजिए सपोज एक इंस्टीट्यूशनलाइज कंपनी नहीं है, अच्छी कंपनी नहीं है और वहाँ पर फिक्स्ड एसेट रजिस्टर नहीं है, तो ये बात आप समझ लीजिए कि वो कंपनी में या तो उसके प्रोसेसेस सही नहीं है या फिर उस कंपनी का जो रिलेवेंट डिपार्टमेंट है, आईटी डिपार्टमेंट या एडमिन डिपार्टमेंट या दूसरे डिपार्टमेंट है, वो पिलफरेज करना चाहते हैं। वो कहीं ना कहीं कोई वेस्टेड इंटरेस्ट है, वो एक्ट कर रहा है। ये एज एन ऑडिटर आपका दिमाग ओपन होना चाहिए। अगर फिक्स्ड एसेट रजिस्टर नहीं है, एक प्रॉपर फिक्स्ड एसेट रजिस्टर नहीं है, तो इसका मतलब कंपनी के इंटरनल कंट्रोल मैसिवली वीक है या फिर वहाँ पर वेस्टेड इंटरेस्ट एक्ट कर रहे हैं। तो उसमें आपको सावधान होना चाहिए और इन्वेंट्री वेरिफिकेशन होनी चाहिए, कंटिन्यूस इन्वेंट्री वेरिफिकेशन होनी चाहिए। और कंटिन्यूस इन्वेंट्री वेरिफिकेशन होगी तभी तो उसके लॉजिकल एक्सेस के बारे में आप देखेंगे। जब एसेट्स के बारे में पता ही नहीं होगा तो लॉजिकल एक्सेस किस एसेट कहाँ पर है, किसकी लॉजिकल एक्सेस कैसे होनी चाहिए, इसके बारे में तो आपको कुछ पता ही नहीं होगा। तो हर एसेट को आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा उसकी वैल्यू और क्रिटिकलिटी के अनुसार। और उसके अलावा आपको ये भी देखना पड़ेगा कि कौन से क्या क्या फैक्टर्स हैं जो एक्सेस कंट्रोल्स को अफेक्ट करते हैं। तो आप सबसे पहले कंपनी में जाएंगे और उसके फिक्स्ड एसेट रजिस्टर मांगेंगे और जनरली क्या होगा, उस कंपनी में नहीं होगा तो इसका मतलब मेजर सिक्योरिटी लैप्स है। इन टर्म्स ऑफ कंट्रोल्स, अकाउंटिंग कंट्रोल मेजर लैप्स है और इन टर्म्स ऑफ क्या कहते हैं आईएएस ऑडिटर के रूप में एक बहुत बड़ा क्वालिफिकेशन है। क्योंकि उसका मतलब ये निकलता है, सबसे पहला मतलब ये निकलता है कि या तो इंटरनल कंट्रोल लैप्स हैं या अगर इनएडवर्टेंटली लैप्स्ड हैं ये कंट्रोल्स, यानी बिना किसी के इच्छा के बावजूद नहीं हो पा रहा है, नहीं बन पा रहा है, तो इसका मतलब कुछ प्रॉब्लम है इंटरनल कंट्रोल्स में। और दूसरा रीज़न हो सकता है वेस्टेड इंटरेस्ट है कंपनी में, जो चाहते ही नहीं फिक्स्ड एसेट रजिस्टर बने। बहुत सारी कंपनी है हिंदुस्तान में जहाँ फिक्स्ड एसेट रजिस्टर आज की डेट में नहीं है और मोस्ट ऑफ स्मॉल साइज कंपनी में फिक्स्ड एसेट रजिस्टर नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? वहाँ फिक्स्ड एसेट रजिस्टर एस्टेब्लिश ही करने नहीं दिया जाता है। क्योंकि अगर फिक्स्ड एसेट रजिस्टर होगा तो सारे एसेट्स के बारे में पता होगा, सारे एसेट्स के बारे में पता होगा तो क्या कहते हैं पिलफरेज नहीं होगी, उनकी अकाउंटिंग करनी पड़ेगी, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रखनी पड़ेगी। तो हर एसेट को आपको आइडेंटिफाई करना चाहिए उसकी वैल्यू और क्रिटिकलिटी के अनुसार। और उसके अलावा क्या है कि बहुत सारे फैक्टर्स हैं तो वो एक्सेस कंट्रोल्स को अफेक्ट करते हैं। तो उसके लिए आपके पास वो एसेट का क्लासिफिकेशन होना चाहिए वैल्यू के हिसाब से, क्रिटिकलिटी के हिसाब से। अगर मान लीजिए सपोज कई बार क्या होता है कि बहुत बड़ा सर्वर है
उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो वो क्रिटिकल है। लेकिन अगर एक छोटा सा मॉडेम है जहाँ से कि आप बाहर कम्युनिकेट करते हैं, इंटरनेट को जाते हैं, तो वो भी क्रिटिकल है। क्रिटिकलिटी इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी और क्रिटिकलिटी इन टर्म्स ऑफ वैल्यू दोनों अलग चीज़ है। तो दोनों के टर्म्स में आपको ये देखना पड़ेगा कि भाई वो एक्सेस कंट्रोल्स हैं कि नहीं है। क्योंकि अगर मान लिया सपोज बड़ा एसेट है, आईटी का एसेट है, तो उसमें अगर एक्सेस नहीं है तो प्रॉब्लम है, मतलब एक्सेस कंट्रोल सही से नहीं है तो प्रॉब्लम है। तो आपको क्या है कि रिस्क रेटिंग और इन्वेस्टमेंट जो एक्सेस सिक्योरिटी में है उसको देखना पड़ेगा। और उसको कैसे आप देखेंगे, उसको कैसे आप डिसाइड करेंगे, वो उसके वैल्यूएशन के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। एक क्राइटेरिया तो वैल्यूएशन है, और ये एक वन टाइम प्रोसेस नहीं, इटरेटिव प्रोसेस है। क्योंकि ऐसा है कि अगर आप मान लिया सपोज कोई कंपोनेंट चेंज हुआ, तो अगर नेटवर्क में एक पर्टिकुलर कंपोनेंट चेंज हुआ तो हो सकता है कि वो एक्सेस सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ कर सकता है किसी एप्लीकेशन की या किसी कंपोनेंट की कहीं और नेटवर्क में। जैसे फॉर एग्जांपल आपने लॉजिकल पाथ, पहले पिछले सेशन में मैंने बताया, अगर आपने लॉजिकल पाथ खोल दिया, किसका लॉजिकल पाथ खोल दिया, अगर मान लिया सपोज आप सिक्योर क्लोज नेटवर्क में बैठे हुए हैं, एक लोकल एरिया नेटवर्क है, वो बाहर की दुनिया से कम्युनिकेट ही नहीं करता है, वो सिक्योर लोकल एरिया नेटवर्क है, और वो इसलिए एलएलई या जॉनसन का है, और वो आरएनडी डिवीजन का है, और वो आरएनडी डिवीजन बाहर से कम्युनिकेट नहीं करती, क्योंकि उसमें मल्टी बिलियन डॉलर रिसर्च हो रही है। तो वहाँ पर हाई सिक्योरिटी रखी गई है। लेकिन सपोज उसके एक रिमोट ऑफिस है और वहाँ पर इंटरनेट लगा दिया जाता है, सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो गई। तो एक छोटे मॉडेम लगा के, एक छोटे इंटरनेट लगाकर आपने वो पूरी की पूरी सिक्योरिटी को कॉम्प्रोमाइज कर दिया। तो ये जो, इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि ये इटरेटिव प्रोसेस है। इटरेटिव मतलब बार बार की प्रोसेस है। क्योंकि अगर मान लिया सपोज आपने एक नेटवर्क में कंपोनेंट चेंज किया तो उसके कैस्केडिंग इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो आपको बार बार उसको देखना पड़ेगा कि उसके क्या इफेक्ट हुए। कोई आपने एक इंस्ट्रूमेंट लगाया है तो उससे क्या है कि मान लिया सपोज एक फाइनेंस और मैं आपने कोई फैक्स मशीन लगाई है, तो आपको देखना पड़ेगा कि उस फाइनेंस की जो फैक्स मशीन है उससे क्या होता है। कई बार क्या होता है कि जैसे मान लिया फैक्स भेजना है बाहर, तो फाइनेंस वाला एडमिन को भेज देता है, एडमिन में फैक्स मशीन है, तो फाइनेंस वाले ने एडमिन को भेजी और एडमिन ने बाहर भेज दी। पहले फैक्स मशीन सपोज नहीं होती थी, बाद में सपोज फैक्स मशीन आई। तो आपको कॉन्स्टेंटली देखना पड़ेगा, ये इटरेटिव प्रोसेस है। इसीलिए तो इन्वेंट्री बहुत हर चीज, इन्वेंट्री जो आपकी फिक्स एसेट की इन्वेंट्री है, जो आप क्या कहते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आईटी के फिक्स्ड एसेट की इन्वेंट्री होना बहुत एसेट है, उसकी वैल्यू और क्रिटिकलिटी के टर्म्स में दोनों होनी चाहिए। अगर नहीं है तो ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम है। और क्या है कि आपको एज एन इंटरनल ऑडिटर, एज अ इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर कंपनी में जाकर सबसे पहले फिक्स्ड एसेट रजिस्टर मांगना पड़ेगा, फिक्स्ड एसेट रजिस्टर देखना पड़ेगा। अगर आपके पास फिक्स्ड एसेट रजिस्टर नहीं है तो इसका मतलब प्रॉब्लम है। और अगर है तो आपको वैल्यू और क्रिटिकलिटी के अनुसार डिटरमाइन करना पड़ेगा, और फिर आपको उसमें देखना पड़ेगा लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स कैसे हैं। और आपको ये देखना पड़ेगा, अगर मान लिया सपोज कोई एसेट चेंज होते हैं तो फिर सिक्योरिटी को रीडिफाइन करना पड़ेगा, सिक्योरिटी के बारे में अपना पर्सपेक्टिव रीडिफाइन करना पड़ेगा। क्योंकि एक पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट कैस्केडिंग इफेक्ट ला सकता है सिक्योरिटी के लिए। तो ये इटरेटिव प्रोसेस है। और उसके बाद क्या है कि आपको, क्योंकि कैस्केडिंग इफेक्ट आएगा तो क्या होगा कि एक कंपोनेंट दूसरे कंपोनेंट को अफेक्ट कर सकता है, तो पूरी सिक्योरिटी को रिव्यू करना पड़ेगा। और जब जब आप आओगे तब तब सिक्योरिटी को रिव्यू करना पड़ेगा। कई बार सिक्योरिटी को देखना पड़ेगा, क्योंकि सिक्योरिटी इंस्ट्रूमेंट पर ही नहीं डिपेंडेंट करती, ह्यूमन बीइंग पर भी डिपेंडेंट करती है, उसका रिस्पॉन्स टू ह्यूमन बीइंग। उससे क्या है कि अगर मान लिया सपोज आपकी कंपनी में एक पर्टिकुलर जगह पर इंटरनेट का टर्मिनल ओपन हो गया, तो रिस्पॉन्स क्या है, सीनियर मैनेजमेंट का रिस्पॉन्स क्या है, जूनियर मैनेजमेंट का रिस्पॉन्स किया, उस पर्टिकुलर टर्मिनल का, इंटरनेट टर्मिनल का कैसे यूज़ किया जाता है। तो हो सकता है उसको सीनियर मैनेजमेंट बड़े लैक्सिटी के साथ लेता हो और जूनियर मैनेजमेंट भी लेने लगे, और वहाँ पर से सिक्योरिटी ओवरराइड होना शुरू करे। तो ह्यूमन इफेक्ट और जो नया
आपने इन्वेंट्री इंट्रोड्यूस हुई है उसको देखना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए आपके पास फिक्स्ड एसेट रजिस्टर होना जरूरी है। फिक्स्ड एसेट रजिस्टर है तभी आपको पता चलेगा नया क्या इंस्ट्रूमेंट आया। अगर फिक्स्ड एसेट रजिस्टर नहीं है तो आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि नया इंस्ट्रूमेंट क्या है, और अगर आपको ये नहीं पता चलेगा नया क्या इंस्ट्रूमेंट आया तो प्रॉब्लम है। दूसरा चीज़ है आइडेंटिफिकेशन ऑफ डेटा ओनर। डेटा ओनर का आइडेंटिफिकेशन होना बहुत जरूरी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना बहुत जरूरी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में बहुत पॉलिटिक्स होती है। अगर मान लिया सपोज अगर कोई डिजास्टर हो गया तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार ही नहीं होगा, तो आपको प्री डिटरमाइन करना पड़ेगा किस बंदे की रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्योंकि एक सिंपल स्टेटमेंट जो हमने पहले पढ़ा कि एवरीबडी इज रिस्पॉन्सिबल मीन्स नोबडी इज रिस्पॉन्सिबल। मोदी जी का सफाई अभियान की तरह हर कोई सफाई रखे, मतलब किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी सफाई करने की ज़रूरत नहीं है कि वो नहीं है। वो बात अलग है कि धीरे धीरे वो कल्चर सिप इन करता है ऑर्गेनाइजेशन में। एक कल्चरल वो भी होना चाहिए कि रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए अवेयरनेस होनी चाहिए, लेकिन पेनल्टीज़ होनी चाहिए, स्पेसिफिक पेनल्टी लगाने के लिए होनी चाहिए, और रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए सफाई के व्यक्तियों को। और अगर मान लिया सपोज उस सफाई को कोई प्रॉब्लम क्रिएट करे तो उसके लिए प्यूनिटिव डैमेजेस होनी चाहिए और एक अवेयरनेस होनी चाहिए। तो इसी तरीके से डेटा ओनर का आइडेंटिफिकेशन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन पर प्यूनिटिव इफेक्ट जाएगा। वैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए अवेयरनेस के लिए सबको अवेयर कराना चाहिए, पॉलिसीज़ प्रोसीजर्स इन सब चीज़ों के लिए मैनेजमेंट ने प्रोग्राम्स चलने चाहिए, ताकि अगर वो बंदा उस एक पर्टिकुलर पॉलिसी को फॉलो नहीं कर रहा है तो दूसरे उसको फ्लैग इन करें और दूसरे आदमी को समझ में आए कि ये क्यों हो रहा है। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में ये पता नहीं चलता है कि कुछ पर्टिकुलर चीज़ें क्यों हो रही हैं, उसका लॉजिकल रीज़न क्या है। अवेयरनेस होगी तो पता भी चलेगा। तो एक बार आपके पास इंफॉर्मेशन एसेट्स के कंपोनेंट्स आपने आइडेंटिफाई कर लिए, फिक्स्ड एसेट रजिस्टर आपके पास हो गया। अब आपने देख लिया कौन सा क्रिटिकल एसेट है, कौन सा एसेट जो है वैल्यू के टर्म्स में क्रिटिकल है, वैल्यू के टर्म्स में इंपॉर्टेंट रिसोर्स है, मटेरियल रिसोर्स है, और एसेट के टर्म्स में क्रिटिकलिटी के टर्म्स में मतलब इंपॉर्टेंट एसेट है। तो आपने जब एक बार आइडेंटिफाई कर लिया तो फिर उसके बाद आप उसके ओनर ढूंढोगे, मतलब एसेट्स को आइडेंटिफाई करके उसको क्लासीफाई करोगे, उसके बाद उसके हर कंपोनेंट के ओनर ढूंढोगे और उसके यूजर्स डिटरमाइन किए जाएंगे। भाई इसके कौन यूजर्स हैं, कौन किसकी ओनरशिप है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने में, एसेट को प्रोटेक्ट करने में और रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने में। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि अगर आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स नहीं की तो फिर प्रॉब्लम आएगी, जो मैंने पहले ही की। तो ऑडिट रिस्क को रिड्यूस करने के लिए ऑडिटर को क्या करना चाहिए कि सीनियर मैनेजमेंट के पास सबसे पहले जाके बैठ जाना चाहिए और उन्होंने कहा जी आप मुझे मटीरियलिटी थ्रेशोल्ड बताइए। जैसे हम जाते हैं किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास और बोलते हैं कि कौन से एक मटीरियलिटी थ्रेशोल्ड बता दीजिए कि भाई उसके नीचे के आइटम मटीरियल नहीं है। मालूम पड़ा 3000 4000 रुपये के आइटम मटीरियल नहीं है। अगर मान लिया सपोज एक कंपनी है जो लाखों में ट्रांजैक्शन कर रही है और अगर एक करोड़ों में कर रही है तो कुछ हज़ार रुपये के कुछ 10,000 15,000 तक के ट्रांजैक्शन नॉन मटीरियल हो जाते हैं वहाँ पर। मतलब ट्रांजैक्शन का 1% और 0.5% और 0.25% अगर है तो वो इमटेरियल हो जाते हैं। हमारे अकाउंटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड ऑडिट मटीरियलिटी AS 13 में ये चीज़ दी हुई है कि मटीरियलिटी का ऑडिट रिस्क के साथ रिलेशनशिप है जब आप ऑडिट कंडक्ट कर रहे हो। तो मटीरियलिटी, अगर कोई चीज़ ज़्यादा मटीरियल है तो रिस्क ज़्यादा होगा, ऑडिट रिस्क ज़्यादा होगा वहाँ पर। तो आपको अपनी ऑडिटिंग बढ़ानी पड़ेगी। अब ये जब आप नॉर्मल ऑडिटिंग करते हो तो पैसे के टर्म्स में सोचते हो, लेकिन यहाँ पर आप लॉजिकल एक्सेस के टर्म्स में सोचते हो। तो मटीरियलिटी यहाँ पर आपका जो आपको वैल्यू के टर्म्स में भी सोचना है, और अगर कोई चीज़ सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ हो गई तो आपको लॉजिकल कंट्रोल्स के लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स के टर्म्स में भी सोचना है। मालूम पड़ा एक सेंसिटिव डिपार्टमेंट है, सेंसिटिव डिपार्टमेंट का कंप्यूटर भी मटीरियल होगा। एक लैपटॉप है वो लैपटॉप मटीरियल होगा और वो लैपटॉप खो जाने से ऑडिट रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है।
क्योंकि आप क्या है, इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिट कर रहे हो, लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स चेक कर रहे हो, और लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल चेक कर रहे हो, तो जहाँ पर R&D हो रही है वहाँ पर अगर कोई चीज़ कॉम्प्रोमाइज़ होगी तो हाई रिस्क एरिया है, वो कंपनी को प्रॉब्लम आ सकती है, तो वो हाई रिस्क एरिया है। वहाँ पर लॉजिकल सैंक्टिटी इम्पेयर नहीं होनी चाहिए। अगर लॉजिकल सैंक्टिटी वहाँ पर इम्पेयर हो रही है तो प्रॉब्लम हो रही है। तो आपको अपना रिस्क रिड्यूस करने के लिए एक एफिशिएंट ऑडिट करने के लिए, क्योंकि एफिशिएंट ऑडिट करने के लिए क्या है, आप मटेरियल चीज़ों में ज़्यादा ध्यान दोगे, नॉन मटेरियल चीज़ों में कम ध्यान दोगे तो ज़्यादा रहेगा। जब आप कंपनी में जाओगे तो वहाँ मास्टर आदमी बैठे होंगे और वो आपको मटेरियल चीज़ नहीं देंगे, नॉन मटेरियल में लगा देंगे। वो कहेंगे जी छोटी मोटी चीज़ें देखो, बड़ी चीज़ मत देखो, क्योंकि बड़ी चीज़ में उन्होंने घपला कर रखा होगा। किसी भी कंपनी में आप जाओगे तो पहले जो बंदा आपको घटिया चीज़ दिखाना स्टार्ट कर दे, तो इसका मतलब ये समझ लेना वहाँ प्रॉब्लम के चांसेस ज़्यादा हैं। और होता ही है कि पहले ऑडिटर को और चीज़ों में घुमाओ, मटेरियल चीज़ों में कभी मत जाने दो। तो ऑडिट रिस्क को रिड्यूस करने के लिए, एक एफिशिएंट ऑडिट कंडक्ट करने के लिए, तो ऑडिटर को मैनेजमेंट से कंसल्टेशन कर लेना चाहिए। भाई मटीरियलिटी क्या है, मटीरियलिटी का थ्रेशोल्ड क्या है, और फिर उसी हिसाब से रिसोर्स का क्लासिफिकेशन कर लेना चाहिए और यूज़र्स का क्लासिफिकेशन कर लेना चाहिए, और रिस्क की रैंकिंग कर लेनी चाहिए कि भाई रिस्क रैंकिंग क्या है, सबसे ज़्यादा रिस्क इस पर्टिकुलर एरिया में है या इस पर्टिकुलर एसेट में है। सपोज़ अगर मान लिया सपोज़ एक आउटसोर्सिंग कंपनी हो, आप जेनपैक्ट हो, आप या विप्रो हो, आप या इस टाइप की कंपनीज हो, तो वहाँ पर क्या होता है कि कोई कंपनी ने, कोई बैंकिंग कंपनी है, उसने आपको डेटा आउटसोर्स कर रखा है, हाई रिस्क है, बहुत ही हाई मटीरियलिटी, और उसके लिए पैसा भी वो ज़्यादा दे रहा होगा, तो उसका क्लासिफिकेशन मटीरियलिटी हाईली मटीरियल होगा, वो ऑडिट रिस्क बहुत ज़्यादा होगा। तो ऑडिटर को मटीरियलिटी कंसीडर करनी पड़ेगी और उससे ऑडिट रिस्क देखना पड़ेगा जब वो ऑडिट को कंडक्ट कर रहा है। और उससे पहले क्या है, उसे रिसोर्स को क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा, और फिर ये यूज़र्स को क्लासिफिकेशन करना पड़ेगा और रिस्क को क्लासीफाई करना पड़ेगा, यानी रिस्क की रैंकिंग करनी पड़ेगी। जैसे बैंक है, बैंक ने आउटसोर्स कर दिया है कोई पर्टिकुलर चीज़, प्रोसेस आउटसोर्स कर रखी, तो रिस्क ज़्यादा हो गया। अगर मान लीजिए सपोज कोई लॉ है और पर्टिकुलर चीज़ को मैं हाईली प्यूनिटिव डैमेजेस बोलती है कि इसमें कंपनी में डैमेजेस काफ़ी ज़्यादा होंगी, हो सकता है उन डैमेजेस की वजह से उसकी इमेज भी ख़राब हो, तो वहाँ पर आपको रिस्क रैंकिंग करनी पड़ेगी, उसको हायर रिस्क में ले जाना पड़ेगा। और हायर रिस्क है तो उसको एक्सटेंट ऑफ चेकिंग, एक्सटेंट ऑफ वो बढ़ा देनी पड़ेगी। तो आपको ये भी समझना पड़ेगा कि एक्सटेंट क्या है कंप्यूटराइजेशन का किसी भी बिजनेस प्रोसेस और एक्टिविटीज़ में। और आपको जाकर देखना पड़ेगा, एक IAS ऑडिटर की तरह देखना पड़ेगा कि एक कंपनी है जिसमें बहुत कम कंप्यूटराइजेशन है, तो वहाँ पर फिजिकल कंट्रोल्स आप चेक करेंगे, लॉजिकल कंट्रोल्स बहुत कम होंगे और उनको उतना ज़्यादा चेक करने की ज़रूरत नहीं। और हो सकता है वहाँ इंटरनेट भी ना हो, इंटरनेट ना हो तो बाहर चीज़ें नहीं जा रही, तो लॉजिकल रिस्क बहुत कम हो जाएंगे। तो एक्सटेंट ऑफ कंप्यूटराइजेशन देखना पड़ेगा बिजनेस प्रोसेसेस का, एक्टिविटीज़ का, और आपको स्पेशल कंसिडरेशन देना पड़ेगा क्रिटिकल प्रोसेस और अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस में। कोई जो भी अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस है उसको देखना पड़ेगा। हर जगह यही होता है, ऑडिट में तो यही होता है कि अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस को देखो, क्रिटिकल प्रोसेसेस देखो, और यहाँ पर भी यही करना पड़ेगा, अनयूजुअल ट्रांजैक्शन देखो, क्रिटिकल प्रोसेसेस देखो। लेकिन यहाँ पर वैल्यू के टर्म्स के अलावा आपको लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स या IAS कंप्यूटराइजेशन और CIA यानी कॉन्फिडेंशियलिटी, अवेलेबिलिटी और इंटेग्रिटी के टर्म्स में देखना पड़ेगा। तो इन्हीं फैक्टर्स को देखते हुए आपको लेवल ऑफ मटीरियलिटी देखनी पड़ेगी, और आपकी लेवल ऑफ मटीरियलिटी बन जाएगी तो आपके ऑडिट ऑब्जेक्टिव्स मीट आउट करने के लिए आपको ऑडिट करना पड़ेगा। तो ऑडिटर क्या है, प्रिलिमिनरी इन्फॉर्मेशन स्टार्टिंग में लेता है और एक्सेस कंट्रोल्स को स्टडी करता है, और उसके बाद क्या होता है उसकी सिक्योरिटी पॉलिसी और प्रोसीजर्स को दिखता है। फिर आप क्या कहते हैं, पहले तो आप कहोगे जी पॉलिसी मंगा दो, और फिर उसके सिक्योरिटी पॉलिसी और प्रोसीजर्स देखोगे, फिर पर्सनल को इंटरव्यू करोगे, बंदों को बुलाओगे, एक एक करके उससे बातें करोगे, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में यूज़र से बातें करोगे, भाई आपका क्या प्रोसीजर्स है,
और आईटी डिपार्टमेंट से बात करोगे, आईटी डिपार्टमेंट को बाहर भेज दोगे और उसके बाद यूज़र से बात करना शुरू करोगे कि किस तरह से आप मॉर्निंग में आते हो तो कैसे किस तरीके से आपको अटेंडेंस लगती है, एक्सेस कार्ड्स हैं नहीं है, कंप्यूटराइज्ड है नॉन कंप्यूटराइज्ड है तो उसमें क्या किस तरीके से आप अटेंडेंस लगाते हैं, आप कंपनी के अंदर जाते हैं तो कौन कौन से एरिया रिस्ट्रिक्टेड है, कौन कौन से एरिया रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, पासवर्ड यूज़ करते हैं तो पासवर्ड कंप्यूटर कितनी देर में, अगर आप कंप्यूटर से उठकर चले जाएं तो कितनी देर में बंद हो जाता है। और फिर जो लोग क्या कहते हैं क्रिटिकल हैं, आईटी डिपार्टमेंट है, उनसे भी आप इंटरव्यू करोगे। सिक्योरिटी, उसके बाद स्पेशली आप उन लोगों से बात करोगे जो जिनके पास लॉजिकल एक्सेस को प्रोटेक्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जैसे सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, डेटा और डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर होते हैं, ऑपरेशन मैनेजर्स होते हैं और यूज़र्स होते हैं। तो आपको सिक्योरिटी वो रिक्वायरमेंट समझनी पड़ेगी और सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट समझ के बिजनेस समझना पड़ेगा, सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट समझनी पड़ेगी, इंफॉर्मेशन आईएस रिसोर्सेज को देखना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कौन से आईएस रिसोर्सेज क्रिटिकल हैं और फिर उसके बाद अपने ऑडिट प्रोसीजर्स को उसी के अनुसार प्लान करना पड़ेगा। तो नेचर एक्सटेंट ऑफ ऑडिट प्लानिंग या नेचर और एक्सटेंट ऑफ ऑडिटिंग कैसे करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ों को देखते हुए करना पड़ेगा। उसके बाद क्या है कि अगर मान लिया सपोज अगला टॉपिक जो हमारी स्टडी कहती है वो कहती है ऑडिट प्रोसीजर स्पेशल कंसिडरेशन, यानी कि अगर बेसिकली तो आप लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स देखोगे मोटे तौर पर, लेकिन कंपनी कह सकती है कि कुछ और भी चीज़ें भी देखो। तो बेसिकली आपका स्कोप बढ़ा सकती है। अगर मान लिया ऑब्जेक्टिव या स्कोप बढ़ा दिया आपका, तो फिर आपको वो चीज़ें भी देखनी पड़ेंगी। जनरली क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव और स्कोप जो होता है किसी एक इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑडिटर का, वो ये होता है कि भाई आपको इंफॉर्मेशन सिस्टम रिसोर्सेज को कवर करना है और उनमें ऑडिट प्रोसीजर्स लगाने हैं। और बेसिकली क्या है, आपको लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स का एवेल्युएट करना है। एक जेनरिक रूप से आपको लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स को देखना है और दूसरे अदर कंट्रोल्स को देख लेना है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि अगर मान लिया सपोज कंपनी बोले कि आपको लॉजिकल एक्सेस पर्टिकुलर सिस्टम के, सब सिस्टम के, एप्लीकेशंस के, ऑपरेटिंग सिस्टम के, डेटाबेस मैनेजमेंट के या कुछ दूसरे सॉफ्टवेयर्स के देखने पड़ेंगे और उस पर अपना आंसर देना पड़ेगा। जैसे डीआरपी सिस्टम से, डिज़ास्टर रिकवरी सिस्टम से, जैसे फॉर एग्जांपल मैं जेनपैक्ट में काम करा करता था तो वहाँ पर एक पर्टिकुलर एरिया था जहाँ पर डीआरपी जो सेपरेट कंप्यूटर्स लगे होते थे कि अगर डिज़ास्टर हुआ तो उस टाइम पर क्या होगा, वहाँ से काम स्टार्ट हो जाएगा। अगर मान लिया सपोज अर्थक्वेक आ गया, बिल्डिंग गिर गई, कुछ हो गया, तो वो दूसरी बिल्डिंग से काम स्टार्ट हो जाएगा। अगर मान लिया सपोज आपका फ्लड आ गया तो दूसरी बिल्डिंग से काम स्टार्ट हो जाएगा। तो वहाँ पर वो सिस्टम, इधर सिस्टम, वो पर्टिकुलर सिस्टम्स रेडी टू यूज़ होने चाहिए। तो वहाँ पर आप जाकर लॉजिकल एक्सेस कंट्रोल्स देख सकते हो, उसके रेडीनेस देख सकते हो और बाकी सारी चीज़ वहाँ पर ऑडिट कर सकते हो। वो एक स्पेशल असाइनमेंट हो सकता है, स्पेशल कंसिडरेशन हो सकता है। या फिर एक पर्टिकुलर कंपनी है, उसने बोला, बैंकिंग कंपनी है जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया, उसने बोला कि आप एक की जगह 3 सिस्टम्स क्रिएट करोगे और अलग अलग जगह क्रिएट करोगे ताकि सिस्टम कभी डाउन नहीं रहना चाहिए। तो उस केस में आपको स्पेशल ऑडिट प्रोसीजर्स, स्पेशल कंसिडरेशन, अपना स्कोप बढ़ाना पड़ेगा और उन चीज़ों पर भी ओपिनियन देनी होगी। थैंक्स।